बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं एक तो डिटेल में जो कुछ स्टॉक्स जितने मैक्सिमम हम जौन सा है वो उनको डिस्कस कर सकें डिफरेंट सेक्टर से। और दूसरा सबसे बड़ी ख़बर इस साल की बेहतरीन ख़बर कि पाकिस्तान को एट लास्ट जौन सा है वो ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में कर दिया गया। ये बहुत बड़ी ख़बर थी, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी टाइमिंग इसकी गलत हो गई, जिसकी वजह से जो इमीडिएट एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट ऑलरेडी हम शायद वो गेन कर लेते और उसका फ़ायदा उठा लेते, वो थोड़ा सा मिस हो गया है। बट इवन देन आने वाले दिनों में इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉन्ग रन में भी और इवन शॉर्ट टर्म में भी। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेसिफिकली अब नेक्स्ट वीक में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये जो वीकेंड पे कुछ और न्यूज़ पोलिटिकल साइड पे आ रही हैं, ये कितना अब उसको काउंटर करेंगी जो FATF की न्यूज़ को है। तो मार्केट का जहाँ तक देखें, फ्राइडे को मार्केट आपको पता ही होगा, जब इमरान खान की न्यूज़ आई तो एकदम मार्केट 300 से ज़्यादा नेगेटिव चली गई थी, फिर उसके बाद उसने आस्ता आस्ता रिकवर किया। तो रीज़न बीइंग के ये आइडिया था कि इसके बाद ये जो सारी चीज़ें अदालत में चैलेंज होंगी और उसके बाद आगे फिर जो भी सिनेरियो डेवलप होगा तो ये भी थोड़ा सा चीज़ें लॉन्ग रन चलेंगी, और मीनवाइल गवर्नमेंट अपना जो जिस तरह चल रही है वो उस तरह चीज़ों को लेके चलेगी। अच्छा, मार्केट क्लोजिंग के बाद जो FATF की न्यूज़ आई, अब वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फ्राइडे को आई, आगे वीकेंड आ गया। अब वीकेंड के बीच में अब एक कॉल दे दी है कि नेक्स्ट फ्राइडे को इमरान खान जो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, और एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि आने वाले दिनों में देखें अनसर्टेनिटी शायद बढ़े, क्या होता है वी डोंट नो, कि उसमें अरेस्ट भी हो सकती हैं चीज़ें, और एट द सेम टाइम लॉन्ग मार्च होता है तो वो कितना उसमें वायलेंस होता है नहीं होता, उसके फिर रिज़ल्ट में क्या होता है या उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, और ये चीज़ें फिर फेस करना पड़ेंगी मार्केट को, इनका जो भी इम्पेक्ट है। बट एनीवेज, एक ऐसी न्यूज़ FATF, आप सबको पता है कि कितने सालों से हम ग्रे लिस्ट में थे और उसके बाद एट लास्ट वाइट लिस्ट में आना, इट्स अ बिग अचीवमेंट, और लॉन्ग टर्म के लिए और पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और अगर ये न्यूज़ किसी ऐसे दिन आती जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता या किसी वीकडेज़ में आ जाती, तो नेक्स्ट डे आप इमीडिएटली देखते कि मार्केट जो है वो कोई 700-800 पॉइंट की गैप ओपनिंग करती पॉजिटिव की, और 1000 प्लस की क्लोजिंग देती, और इस तरह एक दो दिन आपको मार्केट बड़ी ज़बरदस्त बुलिश मिलती। बट वो जो एक इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, उसके बीच में 2 छुट्टियां आ गई वीकेंड की, और उसमें फिर ये पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ। इवन दो मार्केट इंशाल्लाह ताला बेहतरीन परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। ये कह सकते हैं कि अब जो भी एक उसमें पॉजिटिव एक गेन आएगा, उसमें से आप कोई 1000-1500 पॉइंट थोड़ा सा लूज़ कर गए जस्ट इस न्यूज़ की जो सी बैड टाइमिंग की वजह से, यानी कि वीकेंड पे ये जो न्यूज़ आई उसकी वजह से। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो ये वीक अब इसमें जो शुरू के दिन है उसमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर तरीके से आगे चलेंगी, और FATF की न्यूज़ को हमें एक इमीडिएट जो भी रिएक्शन आना है पॉजिटिव वो तो आएगा, इसको आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेके चलें कि अल्टीमेटली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ख़ासतौर पर अगर आप देखें कि जितना अर्सा हम FATF में रहे हैं, तो अब स्टॉक मार्केट में देख लें कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम ही रही, वो उस तरफ से कभी भी आपको सपोर्ट नहीं मिली। इंडिविजुअल्स ने पार्टिसिपेट किया, लोकल इंस्टीट्यूट ने, ब्रोकर्स ने, बैंक्स ने, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम रही एज़ कम्पेयर टू अगर आप 2017 से पीछे चले जाएं जब हम वाइट लिस्ट में थे, तो तब आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो सी थी वो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में होती थी, जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट 53,000 को भी उसने क्रॉस किया था। तो अब आने वाले दिनों में ये एक, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे दे डोंट नो अबाउट स्मॉल थिंग्स, और जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नीटी ग्रिटीज़ में नहीं जाते, एक ओवरऑल परसेप्शन कि आपकी स्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कहाँ पे स्टैंड कर रही है, आप FATF की ग्रे लिस्ट से निकले हैं वाइट लिस्ट पे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो सी है वो होती है, और ये अल्टीमेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि ऐसे कंट्री पे इन्वेस्ट करने के लिए जो कि वाइट लिस्ट में है, ना कि ऐसे कंट्री पे जो कि ग्रे लिस्ट में है। और दे डोंट नो कि आपको याद होगा एक टाइम तो ये था कि लगता था कि हम शायद ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में तो इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो वेट एंड वॉच ही करना बेहतर समझेगा। तो ये ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, और अल्लाह करे कि बाकी इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं आपके वो भी ठीक होने शुरू हों, कोई अच्छी न्यूज़ आनी स्टार्ट हो,
क्योंकि अभी उस साइड पे फ़िलहाल तो न्यूज़ को इतनी अच्छी नहीं है। हमारी रेटिंग जो सी है वो डाउनग्रेड की जा चुकी है काफ़ी दफ़ा, और हम जो सा है अब फर्दर ये फोर्स ही कर रहे हैं कि कहीं से हमें बेहतर जो सा है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, कुछ लोन्स हमारे रीशेड्यूल हो जाएं और रोल ओवर हो जाएं इस तरह के, तो फिर हमें एक थोड़ा सा रिलीफ मिले, जो कि ख़ास तौर पे फ्लड के बाद हमें जो एक फाइनेंशियल हिट पड़ा। तो एनीवेज़ ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट हमेशा करती है और करेगी, और इंशाल्लाह ताला इसमें हमें कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, और अल्टीमेटली हम जो ये चीज़ें पीक आउट हो गई थी फाइनेंशियल साइड पे, उससे हम बेहतर होते जाएंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल साइड की बात है, तो अब ये देखें कि ये वीक है, और इस वीक में अब अगर फ्राइडे को ऐलान किया जाना है, और उस वीक में अगर ये बाकी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, तो आप समझें कि जैसे ही फ्राइडे थर्सडे करीब आएगा, तो फिर वही एक मार्केट में अनसर्टनटी और आगे क्या होना, ये तमाम चीज़ें, ऐसा जो सिनेरियो वो डेवलप होगा। तो उससे पहले जो शुरू के दिन है, उसमें उम्मीद है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सिनेरियो भी पॉलिटिकल साइड का भी आके एक दफ़ा निकल जाएगा, और अल्टीमेटली फिर ये है कि ये जो हम बेहतरी की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जब आप एफ से वाइट में आ गए हैं, तो एक ये इतनी बड़ी जो हमारे पे तलवार लटक रही थी, ये अब हो चुकी है ख़त्म। और पॉलिटिकल साइड पे जैसे स्टेबिलिटी आएगी, और इकोनॉमिक साइड पे कुछ चीज़ें, हमारी पॉलिसीज़ थोड़ी सी मीडियम टू लॉन्ग टर्म बनेगी, तो आप देखेंगे कि ये दोबारा वही रैली जो कि हम 3-4 साल से मिस कर रहे हैं, वो पीएसएक्स में पूरा पोटेंशियल है कि वो चीज़ें बने। और जो रेट इस वक्त हैं बहुत से स्टॉक्स के, बहुत से सेक्टर्स के, वो आप सबको पता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, और उन स्टॉक्स के क्या क्या हाई लग चुके हैं और कितने लो पे इस वक्त वो ट्रेड कर रहे हैं। तो स्वाय कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, जिस तरह ऑटो सेक्टर है, उसमें टाइम लगेगा जब तक पॉलिसी शिफ्ट नहीं आता। तो अदरवाइज़ आईटी सेक्टर, आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर, फूड सेक्टर, इवन टेक्सटाइल भी, और बाकी जहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे इनको इम्पेक्ट करे, तो वो आप इनमें अच्छा जो सा है वो आगे फर्दर जो सा है वो मूवमेंट देखेंगे, ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर में। तो उसी हवाले से आज कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक के लिए, और फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वीकेंड पे हम कोशिश करते हैं जितने मैक्सिमम स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस कर सकें, और उसी तरह आज भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को, उसमें सबसे पहले सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टम का हम बड़ा अच्छा गेन ऑलरेडी ले चुके हैं, और होल्डिंग हमारी अभी स्टिल इसमें सजेशन यही है कि इसको हमने मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, और स्टिल इसमें पोटेंशियल है। और जिस तरह आप देखें कि एक टाइम पे ये 300 टू 320-30 के दरमियान काफ़ी अर्सा जो सा है उसी प्राइस रेंज में रहा, और उसके बाद फिर इसने एक जंप लिया और ये 400 के पास आया। फिर कुछ अर्सा आपने देखा होगा कि ये 380 टू 400 मूव किया, और फिर ये 450 के पास आया, और अभी ये दोबारा अगर आप देखें तो 430 टू 440 ये रेंज एक बन रही है। तो इसमें अगेन पोटेंशियल है कि इसका जो नेक्स्ट जोन सा इंशाल्लाह ताला इसमें मूवमेंट आएगी, अगर मार्केट की सपोर्ट रही तो वो फिर टुवर्ड्स 500 होगी। बट इन बिटवीन अगर पोलिटिकल साइड पे कोई सिनेरियो डेवलप होता है, तो फिर इसमें एक डिप आ सकता है। तो उस डिप से बचने के लिए आप चाहें तो 420 का स्टॉप लॉस रखें, और वहाँ पे अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि 100p का गेन तो ईजिली हमें मिला है। और जब ये नीचे जाए, अगर 400 के आसपास आए, उससे नीचे जाए, तो वहाँ पे दोबारा इसको बाय बैक करें। अदरवाइज़ अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसको होल्ड करें, और डिप पे जाके मज़ीद एवरेज कर लीजिएगा। ये दोनों स्ट्रेटजीज़ आप जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतर है, उसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ वेंसियन। वेंसियन अगेन ये अब 80 के आसपास मूव कर रहा है, 78 टू 82 के दरमियान जो सा प्राइस रेंज, इसमें थोड़ा सा ये पिछले 1-2 हफ्तों से मूव कर रहा है। आईटी सेक्टर में वेंसियन अपने पोटेंशियल के हिसाब से अभी वो स्टॉक है कि जिस तरह एक टाइम पे सिस्टम, टीआरजी और नेटसोल एक छोटी सी प्राइस रेंज में मूव करते, फिर एक रैली बनी, और एक जंप के बाद अब वो कोई 20% अपनी उस प्राइस से 30% ऊपर है। तो वेंसियन का भी ये राइट टाइम है कि इन रेट के ऊपर आप इसको बाय भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा डिप आए तो वहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं, और इसको आप इजीली 100+ का टारगेट कर सकते हैं आने वाले चंद माह में।
उसके बाद आ जाए नेट सोल अगेन जी, माशाल्लाह इसने भी अच्छा गेन दे दिया है। जो हमारी एक्चुअल बाइंग थी जब हमने इसको टारगेट करना शुरू किया था और बार बार मेंशन किया, तभी 90 के आसपास था, बल्कि 90 से नीचे था। और तब यही टारगेट था कि इसमें पोटेंशियल है कि ये आने वाले दिनों में आपको 130 की प्राइस दे देगा, और अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो इसमें पूरा पोटेंशियल 150 से ऊपर भी जाएगा। तो आप देखें कि उस वक्त टीआरजी में रैली बनी, ये फिर 100 और 98 के बीच में काफ़ी अर्सा प्राइस में उस रेंज में मूव करता रहा, और अब इसने 120 को भी क्रॉस किया है। तो नियर टू 130 तो ऑलरेडी ये आ चुका है। और अब मार्केट की अगर थोड़ी सी सपोर्ट रहती है तो आने वाले दिनों में अगेन जो हमने टारगेट किया है ये उस टारगेट को इंशाल्लाह अचीव करेगा। बट जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें जब ओवरऑल अगर मार्केट में किसी किस्म का डिप या प्रेशर आता है तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी दोबारा आप कह सकते हैं कि एक डिप ले सकती हैं। तो उसमें स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए कि इसका 115 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है और नीचे जाता है तो वहाँ पे आप दोबारा इसको बाय बैक कर सकते हैं। और अगर आप में इतनी पेशेंस है कि आप इसको होल्ड करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी है, तो फिर उसमें भी वही स्ट्रेटजी कि अगर ये 115 से नीचे दोबारा 110 से नीचे जाता है तो फिर वहाँ पे आप एवरेज कर लीजिएगा, और जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है उसको आप होल्ड करना चाहें फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो आप होल्ड कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल में एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर करनी चाहिए जब आपको 20-25-30% का प्रॉफिट मिल रहा हो। उसके बाद टैली पे आ जाएं। टैली एक्स हो चुका है, एक्स हो के दोबारा ये तकरीबन 10.8 और 11 के दरमियान मूव कर रहा है। तो भाई अच्छी प्राइस है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं अगर लेना चाहें। तो इसमें भी पूरा पोटेंशियल है कि 2-3 रुपये तो ईज़िली आपको दे जाएगा, और फर्दर अगर मार्केट स्टेबलाइज होती है तो इसमें भी पूरा पोटेंशियल दोबारा से आपको 16 to 18 की प्राइस भी दे देगा इंशाल्लाह ताला। तो बिलो 11 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले भी बिलो 11 लिया था तो वो इसके बोनस भी अवेल कर लेंगे। एक्स होने के बाद भी तकरीबन उनकी प्राइस से अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऊपर ही है, तो ओवरऑल तो वो पॉजिटिव साइड पे ही है। तो छोटे स्टॉक में आप टैली को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी ज़रा ऑयल एंड गैस सेक्टर में। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हैस्कोल भी अगर आप देखें तो अब एक सर्टन प्राइस रेंज में काफ़ी अरसे से कामोलेट हो रहा है, और वो प्राइस रेंज आपकी तकरीबन आप कह सकते हैं 6 to 6.6 के दरमियान बन रही है। और हमने जो इसको हमेशा सजेस्ट किया है, टारगेट किया है, वो 6 के स्टॉप लॉस के साथ 6.5 से नीचे आप बाय करें। तो आप देखें वहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है, और इसमें जब न्यूज़ आनी है और इसमें जब गेम बननी है तो फिर आप इजीली इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ये इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा वो डबल डिजिट में होगा, यानी 10 या 10 से ऊपर का। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो यानी कि स्टिल जो है मोर देन 50% का प्रॉफिट ये आपको दे सकता है एग्जिस्टिंग प्राइस से। तो यही स्ट्रेटजी के साथ इसको होल्ड करें और थोड़ा सा वेट करें राइट न्यूज़ का। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके बारे में बेहतर ख़बरें ही आएंगी, और पूरा पोटेंशियल है इसमें कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से भी निकल सकता है। उसके बाद आ जाएं जी अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी आपको याद होगा हमने इनिशियल टारगेट तो 140 पे किया था, फिर इनका रिज़ल्ट आया बड़ा अच्छा, तब ये 170 के पास गया, और फिर इसने डिविडेंड दिया एक्स हो के दोबारा से 150 से नीचे आ गया। और फिर मैंने वहाँ पे भी कहा था कि अगेन जिनके पास है वो होल्ड करें, अगर कोई लेना चाहता है तो दिस इज़ अगेन द राइट प्राइस। ये दोबारा 170 के पास आपको जाता नज़र आएगा, और आपने देखा कि अभी इसने जो है अगेन तकरीबन 170 की प्राइस जो सी है वो अचीव की। और अभी भी अगर आप देखें तो अपने एक्स होने के बाद भी ये जो सा इस वक्त नियर टू 170 ही जो सा तकरीबन ट्रेड कर रहा है। और रिफाइनरी पॉलिसी भी जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, लॉन्ग पेंडिंग इशू है, उसमें भी जिस दिन कोई न्यूज़ अच्छी आ गई तो आप समझ लें कि रिफाइनरीज यहाँ से मज़ीद पोटेंशियल है कि वो एक रैली जो सी बना सकती हैं। और उसमें अटक जो सा है उसमें बड़ी वर्टिकल रैली बन सकती है, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और तो प्राइस भी अगर देखा जाए तो वो एक अच्छी प्राइस है। बट जो एक्चुअल इसकी बाइंग है वो वही लेवल से जहाँ पे हमने बाई किया, उसकी पूरी स्ट्रेटजी ने बताई कि आपने अभी इसको सेल नहीं करना, होल्ड करना है, और फर्दर कहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ हमने इसको लेके चलना है। तो अभी के लिए 160 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि चीज़ें अगर बेहतरी से आगे मूव करती हैं तो ये फर्दर रैली भी बनेगी। उसके बाद पीएरएल पे आ जाएं जी। पीएरएल अगेन 18 की प्राइस को अब अचीव करने की कोशिश करता है, 17.5 के आसपास आता है, बाउंस बैक करता है। रिज़ल्ट इसका जो इस क्वार्टर का भी है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट है, बेहतर रिज़ल्ट है, तो इसमें अब पूरा पोटेंशियल है। और एक ये जो आपने न्यूज़ शायद पता चल रही हो कि नेशनल रिफाइनरी में थोड़ा सा डिप आया था, क्योंकि उसकी कुछ न्यूज़ ऐसी र्यूमर्स आ रही थी कि उसका जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा।
तो पीएल ने क्योंकि रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है क्वार्टर का और वो पॉजिटिव साइड पे अर्निंग दी है उसने ईपीएस, तो पीएल में पूरा पोटेंशियल है कि इस वक्त इसमें एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। जो हम 20 का टारगेट कर रहे हैं ये वो अचीव कर सकता है। और अगर रिफाइनरी पॉलिसी वाली साइड पे कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर आप ओवरऑल इसको बड़े अच्छे लेवल्स पे देख सकते हैं। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं गनी ग्रुप को। आप सबको पता है इसकी जो न्यूज़ आई ख़ासतौर पर जीटेक के वाले से, उसके मर्जर के वाले से, और उसमें फिर जीटेक में एक अच्छी मूवमेंट बनी और जीटेक ने तकरीबन 25-30% का गेन जो सा दिया है। तकरीबन 8 रुपये के आसपास था और एक टाइम पे तो 8 से नीचे भी ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इसकी रैली बनी और 10+ पे गया, 10.5 तक आई थिंक इसने हाई लगाया और फिर अभी इसने थोड़ा सा डिप लिया है। तो एक इमीडिएट इम्पैक्ट किसी भी न्यूज़ का जो होता है वो आता है, बट क्योंकि मार्केट जैसा कि मैं डिस्कस किया वॉलेटाइल है तो कोई बहुत लंबी रैली नहीं बन पाती। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मीडियम टर्म के लिए जीटेक के लिए भी और गनी ग्रुप एज अ होल और डबल जीएल के लिए भी अच्छी न्यूज़ हैं। और ये जो लेवल है डबल जीएल का भी 16 पहले भी स्ट्रांगली जो सा वहाँ पर ये अपनी आपको मेंटेन करता था और फिर उसके बाद ये भी अपर कैप हुआ। अभी थोड़ा सा जो डिप आया है तो आने वाले दिनों में आप फर्दर इसमें यहाँ से इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव मोमेंट ही देखेंगे। और इसको आप थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए थोड़ा सा अगर आप होल्ड करें तो जैसे ही ये मार्केट की वॉलेटिलिटी ख़त्म होगी तो आप आगे फर्दर इसमें अच्छा पोटेंशियल है जीटेक में भी और डबल जीएल में भी। उसके बाद तारिक ग्लास बेस्ट स्टॉक है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और एक्स होने के बाद जो उसकी प्राइस है 90 के आसपास आकर आपको मिलता है तो आप इसको होल्डिंग के या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर रखें तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले जो सा टाइम में आपको बड़ा अच्छा गेन दोबारा दे देगा और उसमें पूरा पोटेंशियल है कि बड़ा इजीली 100 क्रॉस करके दोबारा 120 के आसपास आपको नज़र आएगा। तो अगर आप उसमें भी देखें तो ये भी बड़ा अच्छा गेन बनता है और प्लस अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी और फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तारिक ग्लास जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बहुत अच्छा स्टॉक है। उसके बाद छोटे स्टॉक में जी हम के बारे में भी आपको पता है इसकी बोर्ड मीटिंग भी है और इसकी एक न्यूज़ भी आई पीछे और हमें ज़रूरी इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि जो इसकी प्राइस है 6.5 से जब भी ये वहाँ पर आता है तो मैं इसको ज़रूर मेंशन करता हूँ क्योंकि ये वो प्राइस है जहाँ से आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है और यहाँ से आपका गेन के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। और एक आध रुपये का गेन लेकर ही टारगेट लेकर आप इसमें ट्रेड करें तो वो आपको एक अच्छा गेन मिल जाता है विद मिनिमम रिस्क। तो और कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसमें ईपीएस हर पिछले क्वार्टर से थोड़ी बेहतर होती है और देखा जाए तो छोटे स्टॉक में हम में पोटेंशियल है कि यहाँ से आपको 6.5 से नीचे अगर आप बाय करें तो यहाँ से आपको इजीली 1-1.5 का गेन ये दे सकता है। तो इसी टारगेट के साथ जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी टीपीएलपी। ये भी एक्स होने के बाद जो 19 के आसपास या 19 से नीचे मिले तो बड़ी अच्छी प्राइस है, वहाँ पे आप बाय करें। तो इसको हमने इस साल बड़ी दफ़ा स्विंग ट्रेड्स ली इसकी 18 से नीचे बाय था और 22 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग और इस तरह की इसने इस प्राइस रेंज में काफ़ी दफ़ा हमें जो सा वो अच्छा प्रॉफिट दिया और इसकी पूरी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते थे। और लेकिन रिसेंट जो इसके रिज़ल्ट आए हैं, जो न्यूज़ आई हैं, उसके लिहाज से फ्यूचर जो इसका प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो मज़ीद बेहतर हो गए हैं और इसको अब आप थोड़ा सा होल्ड करके 19 के आसपास या 19 से नीचे बाय करें तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि इस दफ़ा अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करती है तो ये आपको 23-24 उससे बाद 25 से ऊपर की भी क्लोजिंग देता है तो फिर टुवर्ड्स 30 भी जा सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी टारगेट करें तो अगेन उसी प्राइस को ज़हन में रखते हुए 23 को तो आप स्टॉप लॉस के साथ भी होल्डिंग कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, या वहाँ पे आप दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग करके डिप का वेट भी कर सकते हैं। तो टीपीएलपी अगेन 19 बिलो मेरा ख्याल है अगर आप करना चाहें बाय तो कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हपको और कैपको को। हपको को डिस्कस कर लेते हैं तो उसको भी बार बार मेंशन किया जब ये एक्स हुआ कि बेस्ट प्राइस है 62-63 के आसपास, 61 पे जहाँ पे भी आपको मिले तो आप इसको ज़रूर बाय करें। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये प्राइस शायद दोबारा ना मिले क्योंकि इसमें इस प्राइस में आपको कैपिटल गेन भी मिल जाएगा और फर्दर जो डिविडेंड्स आएंगे वो भी आप साथ साथ जो सा है वो उनका फ़ायदा ले लेंगे। तो हपको इज़ अ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और वहाँ से अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी सस्ता गेन कर रहा है और आगे मार्केट जिस तरह अगर बेहतर परफॉर्म करती है एफएटीएफ की न्यूज़ के बाद तो आप देख सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में शायद 70 से अबव आपको नज़र आए।
तो कैपिटल गेन भी अच्छा मिल गया आपको, और आगे फर्दर जो आने वाले क्वार्टर्स में आपको इसका डिविडेंड मिलेगा वो भी, और फर्दर इसमें पूरा पोटेंशियल है कि आपको 80 से ऊपर की प्राइस ईजिली जो है वो दे देगा। तो दोनों लिहाज से अगर आप देखा जाए तो बड़ा एक सिक्योर स्टॉक है जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेके साथ चल सकते हैं। और जब हम बात करते हैं हपको की, तो कैपको को अगर देखा जाए तो कैपको कंपैरेटिवली डिविडेंड कम है इस वक्त, लेकिन जो इसकी प्राइस है वो बहुत अट्रैक्टिव है। और क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट अब 3 साल के लिए जो है वो हो चुका है लाइसेंस इसका रिन्यू, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले क्वार्टर्स में ये अच्छा डिविडेंड भी दे सकता है, अच्छी ईपीएस भी दे सकता है, और यहाँ से इसकी आपको कैपिटल गेन भी मिल सकता है, क्योंकि 27 की जो प्राइस है यहाँ पे रिस्क मिनिमम है, और यहाँ से इजीली आपको 14-15 रुपये का कैपिटल गेन मिल सकता है अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके चलें तो ओवरऑल देखा जाए तो कैपको और हपको भी बड़े सिक्योर स्टॉक्स हैं जो प्रेजेंट रेट है और जो उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और इसमें आप अच्छा गेन कर सकते हैं विद मिनिमम रिस्क। तो ये तो थे कुछ स्टॉक्स जिनको हमने आज डिस्कस किया। उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर भी है, केमिकल सेक्टर भी, पावर सेक्टर भी, अदर सेक्टर्स भी। और ये वो स्टॉक्स हैं जिनको टाइम टू टाइम हम डिस्कस भी करते रहे हैं, इनमें अच्छे गेन भी हमें मिले, हमने इनमें प्रॉफिट टेकिंग भी की, कुछ को होल्ड भी किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ के लिए आगे फर्दर का पूरा प्लान हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें कितना गेन टारगेट करके हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या पोटेंशियल है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। बाकी कल के लिए स्टे पॉजिटिव इन एनी केस, जो एफएटीएफ की न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट आएगा, और वो कोई एक दिन के लिए नहीं होगा, वो आने वाले काफ़ी अरसे में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मार्केट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ख़ास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो सी जब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू होगी तो आप अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छी ग्रोथ मार्केट में देखेंगे। ये एक जो पॉलिटिकल साइड पे एक थोड़ा सा आप कह लें कि एक अनस्टेबिलिटी है, और उस तरफ से हमें एक क्लैरिटी चाहिए, वो भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 1-1.5 महीने में या इससे कम अरसे में बल्कि चीज़ें किसी ना किसी तरफ जो सा एडजस्ट होंगी, और वो आइदर वे एक हो सकता है अल्लाह ना करे कि वो थोड़ा सा एक डिप आए, थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी हो, कोई सिचुएशन ख़राब हो, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसकी कोई ना कोई सेटलमेंट तो होनी है। और उसके बाद फिर यह है कि मार्केट के लिए जो एक अच्छी सपोर्टिव न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है, और जिन लेवल्स पे मार्केट है, और आने वाले दिनों में फिर जिस तरह चीज़ें बेहतर होंगी तो एक बड़ी अच्छी ग्रोथ जो सी है वो एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करें और लो रेट पे बाय करें और थोड़ा सा वेट करें राइट टाइम का, तो फिर इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा गेन हमें मार्केट जो सा है वो दे देगी। और ऑलरेडी आईटी सेक्टर अगेन टॉप प्रायोरिटी है, बहुत अच्छा गेन ऑलरेडी बहुत से स्टॉक दे चुके हैं, और उसी सेक्टर को आप अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखें तो वही स्टॉक्स आपको जो है फर्दर गेन भी आगे मज़ीद देंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती है, क्या सिनेरियो डेवलप होता है, उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।